चैप्टर 2 मानव जनन। जैसा कि आप जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजनक या जरायुज प्राणी है। मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना युग्मक जनन अर्थात पुरुषों में शुक्राणुओं तथा स्त्री में अंडाणु का बनना, स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, वीर्यसेचन और पुरुष एवं स्त्री के युग्मकों का संलयन निषेचन, जिसके कारण युग्मनज जायगोट का निर्माण होता है, शामिल है। इसके बाद कोरक पुटी ब्लास्टोसिस्ट की रचना तथा परिवर्धन और इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना, अंतर्रोपण, भ्रूणीय परिवर्धन, गर्भावधि और शिशु के जन्म प्रसव की क्रियाएं घटित होती हैं। आपने पढ़ा है कि जनन घटनाएं यौनारंभ के पश्चात संपन्न होती है। पुरुष और स्त्री के बीच महत्वपूर्ण रूप से जनन घटनाएं होती हैं। उदाहरण के लिए, एक वृद्ध पुरुष में शुक्राणु बनना जारी रहता है, लेकिन स्त्रियों में अंडाणु का रचना 50 वर्ष की आयु में लगभग समाप्त हो जाती है। आइए इस मानव में स्त्री और पुरुष के जनन तंत्रों की चर्चा करते हैं। पहला है पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र पेल्विस रीजन में उपस्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जननेंद्रिय शामिल है। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर थैलीधानी में स्थित होता है, जिसे वृषण कोश स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिनकी लंबाई 4 से 5 सेमी और चौड़ाई 2 से 3 सेमी होती है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिका टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग दो प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होती हैं, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया। नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। नर जर्म कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करती हैं, जबकि सर्टोली कोशिकाएं जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं।
शुक्रजनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश, जो बाहर का क्षेत्र होता है उसे अंतराली अवकाश इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग कोशिका इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन एस्ट्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती हैं। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती हैं। पुरुष लिंग सहायता नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं, रेटेटेस्टिस, शुक्रवाहिकाएं, वास इफेरेंसिया, अधिवृषण एपिडिडिमिस तथा शुक्रवाहक वास डिफरेंस। इसमें पुरुष लिंग के सहायक नलिका, वृषण जालिका, शुक्रवाहिकाएं, अधिवृषण, शुक्रवाहक होते हैं। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्रवाहिका में खुलती हैं। यह शुक्रवाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती है, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती है। यह अधिवृषण शुक्रवाहक की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती हैं और मूत्राशय के ऊपर के लूप बनाती हैं। इनमें शुक्राशय में एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलित वाहिनी के रूप में खुलती है। ये नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणु का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती हैं। मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकलकर पुरुष के सीसन पेनिस के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख यूरेथ्रल मीएटस कहते हैं। सीसन पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय यह विशेष प्रकार के ऊतकों का बना होता है, जो सीसन के उद्घर्षण या उत्थान इरेक्शन में सहायता प्रदान कर वीर्यसेचन इंसेमिनेशन को सुगम बनाता है। सीसन का अंतिम वर्धित भाग सीसन मुंड ग्लांस पेनिस कहलाता है, जो एक ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे अग्रछद फोर स्किन कहते हैं। पुरुष लिंग की ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय एवं पुरस्थ प्रोस्टेट ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियां शामिल होती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो कि फ्रक्टोज, फल शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ प्रकीर्णक एंजाइम से भरपूर होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान सीसन में स्नेहन लुब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायक होता है। ये है पुरुष जनन तंत्र को दर्शाने वाली श्रोणि क्षेत्र। दूसरा वाला क्या है? पुरुष जनन तंत्र का आरेखी दृश्य। पुरुष जनन मतलब शुक्र जनन नलिकाओं का आरेखी काट का दृश्य। इसमें शुक्राणु जनन, शुक्राणु और अंतर कोशिकीय सर्टोली कोशिकाएं ये सब पाई जाती हैं। स्त्री जनन तंत्र दूसरा पॉइंट है। स्त्री का जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय, ओवरी के साथ साथ एक जोड़ा अंडवाहिनी, ओविडक्ट, एक गर्भाशय यूटेरस, एक गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स तथा एक योनि वेजाइना और बाह्य जननेंद्रिय
एक्सटर्नल जेनिटेलिया शामिल होते हैं जो सुरक्षित क्षेत्र में होते हैं। जनन तंत्र के ये सभी अंग एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां मैमेली ग्लैंड्स के साथ संरचनात्मक तथा क्रियात्मक रूप में संयोजित होती हैं। ये रहा स्त्री जनन तंत्र का आरेखीय काट। और ऊपर क्या है, स्त्री श्रोणि प्रदेश का जनन तंत्र दर्शाने वाला आरेखीय काट। इसमें गर्भाशय है, ग्रीवा है, मतलब गर्भाशय, मूत्राशय, जघन, संघान, मूत्रमार्ग, भगसेव, ये भगसेव का चित्र है। ये है बृहद भगोष्ठ, ये है लघु भगोष्ठ, ये है योनि का द्वार। और फिर इस साइड देख लेते हैं। इसमें गर्भाशय ग्रीवा है, ये मल्लाशय है, ये है योनि, फिर ये है गुदा, जिसके फलस्वरूप अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, संगर्भता, प्रेगनेंसी, शिशु जन्म तथा शिशु की देखभाल की प्रक्रियाओं में सहायता मिलती है। अंडाशय स्त्री की प्राथमिक लैंगिक अंग है जो स्त्री युग्मक, अंडाणु, ओवम और कई स्टेरॉयड हार्मोन, अंडाशयी हार्मोन्स उत्पन्न करते हैं। उदर के निचले भाग में दोनों ओर एक एक अंडाशय स्थित होता है। प्रत्येक अंडाशय की जो लंबाई होती है 2 से 4 सेमी के लगभग होती है और यह श्रोणि के भित्ति तथा गर्भाशय से स्नायुओं लिगामेंट्स द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक अंडाशय एक पतली उपकला एपिथीलियम से ढका होता है जो कि अंडाशय भित्तिका ओवेरियन स्ट्रोमा से जुड़ा होता है। यह भित्तिका 2 क्षेत्रों, एक परिधीय बल्कुट पेरिफेरल कॉर्टेक्स और एक आंतरिक मध्यांश मेड्यूला में विभक्त होती हैं। अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी नलिका, फैलोपियन नलिका, गर्भाशय तथा ग्रीवा मिलकर स्त्री सहायक नलिकाएं बनती हैं। प्रत्येक डिंबवाहिनी नली लगभग 10 से 12 सेमी लंबी होती हैं जो प्रत्येक अंडाशय की परिधि से चलकर गर्भाशय तक जाती हैं। अंडाशय के ठीक पास डिंबवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है जिसे कीपक इफंडीबुलम कहा जाता है। इस कीपक के किनारे अंगुली सदृश प्रक्षेप प्रोजेक्शन होते हैं जिसे झालर फिम्बरी कहते हैं। अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में ये झालर सहायक होते हैं। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है जिसे तुम्बिका एम्पुला कहते हैं। अंडवाहिनी का अंतिम भाग संकीर्ण पथ इस्थमस में एक संकरी अवकाशिका ल्यूमेन होती हैं जो गर्भाशय को जोड़ती हैं। गर्भाशय केवल एक होता है और इसे बच्चादानी बुम्ब भी कहते हैं। गर्भाशय का आकार उल्टी रखी नाशपाती जैसा होता है। यह श्रोणि भित्ति से स्नायुओं द्वारा जुड़ा होता है। गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। ग्रीवा की गुहा को ग्रीवा नाल सर्वाइकल कैनाल कहते हैं जो कि योनि के साथ मिलकर जन्मनाल बर्थ कैनाल की रचना करती हैं। गर्भाशय की भित्ति ऊतकों की 3 परत वाली होती है। बाहरी परत झिल्ली में स्तर को परिगर्भाशय पेरीमेट्रियम, मध्य मोटी चिकनी स्तर को गर्भाशय पेशी स्तर मायोमैट्रिक्स और आंतरिक ग्रंथिल स्तर को गर्भाशय अंत स्तर एंडोमेट्रियम कहते हैं। पहला है परिगर्भाशय, दूसरा है गर्भाशय पेशी का स्तर और तीसरा है गर्भाशय अंतः स्तर।
जो गर्भाशय गुहा को स्तरित करती हैं। आतर्व चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान गर्भाशय के अंतः स्तर में चक्रीय परिवर्तन होते हैं, जबकि गर्भाशय पेशी स्तर में प्रसव के समय काफ़ी तेज संकुचन होते हैं। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन सेल, मॉस प्यूबिस, हृदय भगोष्ठ, लोबिया मेंजोरा, लघु भगोष्ठ, लोबिया माइनोरा, योनिछद, हाइमेन और सब भगसेफ, क्लाइटोरिस आदि होते हैं। स्त्री के बाह्य जननेंद्रिय के अंतर्गत जघन सेल, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, योनिछद और भगसेफ होते हैं। जघन सेल वसामय ऊतकों से बनी एक गद्दी सी होती है जो त्वचा और जघन बालों से ढकी होती हैं बृहद भगोष्ठ ऊतकों का मांसल वलन फोल्ड है जो जघन सेल से नीचे तक फैले होते हैं और योनि द्वार को घेरे रहते हैं। लघु भगोष्ठ ऊतकों का एक जोड़ा वलन होता है और यह बृहद भगोष्ठ के नीचे स्थित होता है। योनि का जो द्वार होता है प्रायः एक पतली झिल्ली जिन्हें योनिछद कहते हैं, आंशिक रूप से ढका होता है। भगसेफ एक छोटी सी अंगुली जैसी संरचना होती है जो मूत्र द्वार के ऊपर दो बृहद भगोष्ठ की ऊपरी मिलन बिंदु के पास स्थित होती है। योनिछद प्रायः पहले मैथुन संभोग के दौरान फट जाता है, हालांकि यह आवरण कभी-कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से भी फट सकता है। इसके अलावा योनि टिम्पान को घुसेड़ने या फिर घोड़े पर चढ़ने या साइकिल चलाने आदि खेल कूद की सक्रिय भागीदारी से भी फट सकता है। कुछ औरतों का योनिछद संभोग के बाद भी बना रहता है, इसलिए योनिछद के होने अथवा न होने की बात को किसी स्त्री के कौमार्य, वर्जिनिटी या यौन अनुभवों का वास्तविक सूचन नहीं माना जाना चाहिए। कार्यशील स्तन ग्रंथि सभी मादा स्तनधारियों का अभिलक्षण है। स्तन ग्रंथियां स्तन युग्म संरचना है जिसमें ग्रंथिल ऊतक और विभिन्न मात्रा में होते हैं। प्रत्येक स्तन का जो ग्रंथिल ऊतक होता है 15 से 20 पालियों मैमेरी ग्लोब्स में विभक्त होता है। इसमें कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं जिन्हें कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की कोशिकाओं से दुग्ध स्रावित होता है और जो कूपिकाओं की गुहाओं अवकाशिकाओं में एकत्र होती हैं। कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं। प्रत्येक पाली की नलिकाएं मिलकर स्तन वाहिनी मैमेलिक डक्ट्स का निर्माण करती हैं। कई स्तर वाहिनियां मिलकर एक बृहद स्तन तुम्बिका बनाती है जो दुग्ध वाहिनी लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है जिससे कि दूध स्तन से बाहर निकलता है। स्तन ग्रंथि का आरेखीय काट है। युग्मक जनन तीसरा पॉइंट है। युग्मक जनन प्राथमिक अलैंगिक अंग पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय युग्मनज गैमीटोजेनेसिस विधि द्वारा क्रमशः नर युग्मक आदि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी अंडाणु उत्पन्न करते हैं। वृषण में अपरिपक्व नर जन्म कोशिकाएं शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया, बहुवचन एकवचन स्पर्मेटोगोनिया, शुक्रजनक स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु उत्पन्न करती हैं जो कि किशोरावस्था के समय शुरू होती हैं। शुक्रजनक नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की भीतरी भित्ति में उपस्थित शुक्राणुजन समसूत्री विभाजन माइटोटिक डिवीजन द्वारा
संख्या में वृद्धि करते हैं। प्रत्येक शुक्राणु जन द्विगुणित होता है और उसमें 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है। कुछ शुक्राणुओं में समय समय पर अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्रण मियोटिक डिवीजन होता है, जिनको प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाएं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका प्रथम अर्धसूत्री विभाजन न्यूनकारी विभाजन को पूरा करते हुए दो समान अगुणित कोशिकाओं की रचना करते हैं, जिन्हें द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न प्रत्येक कोशिकाओं में 23 गुणसूत्र होते हैं। द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाएं दूसरे अर्धसूत्री विभाजन से गुजरते हुए 4 बराबर अगुणित शुक्राणु प्रसरू स्पर्मेटिड्स पैदा करते हैं। शुक्राणु प्रसरुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? शुक्राणु प्रसरू रूपांतरित होकर शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बनाते हैं और इस प्रक्रिया को शुक्राणु जनन स्पर्मियोजेनेसिस कहा जाता है। शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु वीर्यसरटोली कोशिकाओं में अंतः स्थापित एम्बेडेड से हो जाता है और अंत में जिस प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुजनक नलिकाओं से मोचित रिलीज होते हैं, उस प्रक्रिया को वीर्यसेचन स्पर्मिएशन कहते हैं। शुक्राणु जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौन आरंभ से होने लगती है, क्योंकि इस दौरान गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स GnRH के स्रावण में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। आपको याद होगा कि यह एक अधश्चेतक हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के स्तर में वृद्धि के कारण यह अग्र पीयूष ग्रंथि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर कार्य करता है तथा दो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन्स पित्तपिंडकर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH और पुटिकोद्दीपक हार्मोन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH के स्राव को उद्दीपित करता है। एक LH लीडिंग कोशिकाओं पर कार्य करता है और पुंजनों एस्ट्रोजेंस के संश्लेषण और स्रवण को उद्दीपित करता है। इसके बदले में पुंजन शुक्राणुजनन की प्रक्रिया को उद्दीपित करता है। FSH सर्टोली कोशिकाओं पर कार्य करता है और कुछ घटकों के स्रवण को उद्दीपित करता है, जो शुक्राणुजनन की प्रक्रिया में सहायता करता है। आइए हम एक शुक्राणु की संरचना की जांच करें। यह एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है। एक शीर्ष हेड, ग्रीवा नेक, एक मध्यखंड मिडल पीस और एक पूंछ टेल की बनी होती है। यह है शुक्राणुजनक नलिकाओं का आरेखीय काट का दृश्य। एक प्लाज्मा झिल्ली शुक्राणु की पूरी काया बॉडी को आवृत किए रहती है। शुक्राणु के शीर्षक में एक दीर्घीकृत इलांगेटेड अगुणित केंद्रक हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है तथा इसका अग्रभाग एक टोपी नुमा संरचना से आवृत होता है, जिसे अग्रपिंडक एक्रोसोम कहते हैं। ये अग्रपिंडक उन प्रक्रियाओं एंजाइम्स से भरा होता है जो अंडाणु के निषेचन में मदद करता है। शुक्राणु के बीच में शुक्राणु के मध्य खंड में असंख्य सूत्र कणिकाएं माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, जो पुच्छ को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती हैं।
जिसके कारण शुक्राणु को निषेचन करने के लिए आवश्यक गतिशीलता प्रदान करना सुगम बनाता है। मैथुन के दौरान पुरुष 20 से 30 करोड़ शुक्राणु स्खलित करता है। सामान्यतः उर्वरता और बद्धता से लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए। इसमें से कम 40% आवश्यक रूप से सामान्य जनन क्षमता के लिए तीव्र गतिशीलता प्रदर्शित करते हैं। शुक्रजनक नलिकाओं से मोचित रिलीज्ड शुक्राणु सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित ट्रांसपोर्टेड होते हैं। शुक्राणुओं की परिपक्वता एवं गतिशीलता के लिए अधिवृषण शुक्रवाहक शुक्राशय तथा पुरस्थ ग्रंथियों का स्रवण भी आवश्यक है। शुक्राणुओं के साथ साथ शुक्राणु प्लाज्मा मिलकर वीर्य सीमेन बनाते हैं। पुरुष की सहायक नलिकाओं और ग्रंथियों के कार्य को वृषण हार्मोन एंड्रोजन बनाए रखता है। एक परिपक्व मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को अंडजनन oogenesis कहते हैं, जो कि पुरुष के शुक्रजनन से स्पष्ट रूप से भिन्न है। अंडजनन की शुरुआत जो होती है भ्रूणी परिवर्धन चरण के दौरान होती है, जब कई मिलियन मात्र युग्मक कोशिकाएं यानी अंडजननी ओगोनिया प्रत्येक भ्रूणी अंडाशय के अंदर विनिर्मित होती हैं। जन्म के बाद अंडजननी का निर्माण और उसकी वृद्धि नहीं होती है। इन कोशिकाओं में विभाजन शुरू हो जाता है और अर्धसूत्री विभाजन के पूर्वावस्था फर्स्ट प्रोफेज में प्रविष्ट होती हैं। इस अवस्था में अस्थायी तौर पर अवरुद्ध रहती हैं। इन्हें प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocytes कहते हैं। इसके बाद प्रत्येक प्राथमिक अंडक कणिकामय कोशिकाओं ग्रेनुलोसा सेल्स की परत से आवृत होती हैं और इन्हें प्राथमिक पुटक प्राइमरी फॉलिकल कहा जाता है। एक प्रक्रिया द्वारा इन पुटकों की भारी मात्रा में जन्म से यौनारंभ तक ह्रास होता रहता है। इसलिए यौनारंभ के समय प्रत्येक अंडाशय में केवल 60,000 से 80,000 प्राथमिक पुटक ही शेष बचते हैं। यह प्राथमिक पुटक कणिकामय कोशिकाओं के और अधिक परतों से आवृत हो जाते हैं तथा एक और नए प्रावरक थिकल स्तर से घिर जाते हैं, जिसे द्वितीयक पुटक कहते हैं। यह द्वितीयक पुटक जल्द ही एक तृतीयक पुटक में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी तरल से भरी गुहा को गह्वर एंट्रम कहा जाता है। यह इसका एक विशिष्ट लक्षण है। प्रावरक स्तर थीका लेयर, अंतर प्रावरक थीका इंटरना और बाह्य प्रावरक थीका एक्सटर्ना में गठित होता है। इस समय आपका ध्यान इस ओर खींचना महत्वपूर्ण होता है। तृतीयक पुटक के भीतर प्राथमिक अंडक के आकार में वृद्धि होती है और इनका पहला अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है। एक असमान विभाजन है, जिसके फलस्वरूप वृहद अंडक तथा एक लघु प्रथम ध्रुवीय पिंड की रचना होती है। द्वितीयक अंडक प्राथमिक अंडक के पोषण से भरपूर कोशिका का प्रद्रव्य साइटोप्लाज्म की मात्रा को संचित रखती हैं। क्या आप इसके किसी लाभ के बारे में सोच सकते हैं? क्या पहले अर्धसूत्री विभाजन से उत्पन्न प्रथम ध्रुवीय पिंड में और अधिक विभाजन होता है या इसमें ह्रास होता है? वर्तमान में हम इसके बारे में सुनिश्चित रूप से बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। तृतीयक पुटक आगे चलकर परिपक्व पुटक या ग्राफी पुटक ग्राफियन फॉलिकल से परिवर्तित हो जाता है। द्वितीयक अंडक अपने चारों ओर एक नई झिल्ली का निर्माण करता है, जिसे पारदर्शी अंडावरण जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। अब ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक अंडाणु को अंडाशय से मोचित करता है। इस प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग ओव्यूलेशन कहा जाता है।
क्या आप शुक्राणु जनन और अंड जनन के बीच प्रमुख अंतरों को पहचान सकते हैं? यहाँ पर शुक्राणु जनन और अंड जनन के बारे में नीचे एक आरेखीय प्रस्तुति दी गई है। यह शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन का आरेखीय निरूपण। यह है शुक्राणु की संरचना और यह है अंडाशय के आरेखीय काट का एक दृश्य।